Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Muhammad Asif Zib, and I am working as a lecturer at Institute of Paramedical Sciences, Hyderabad Medical University. So today we are going to explain another important topic related to hematology, and the topic is related to this newborn baby. In this picture we can see that the baby is swollen. अगर हम पेट को देखें तो पेट फूला हुआ है. इट मीन्स कि यहाँ पर स्वेलिंग है और फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है, जिसको हम कहते हैं एडीमा. लेकिन अगर हम इस बेबी के फेस को देखें तो यहाँ पर भी स्वेलिंग वाज़ेह नज़र आ रही है. जैसे आंखों के इर्द गिर्द अगर हम देखें तो स्वेलिंग नज़र आ रही है. दूसरा, बॉडी में स्वेलिंग और रेडनेस भी है. तो आज का हमारा टॉपिक इसी से है कि ये न्यूबॉर्न है और इसकी डिजीज़ है. इसको हम कहते हैं हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न. सो हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न नाम से ही जाहिर है कि न्यूबॉर्न की डिजीज़ है जिसमें हेमोलिसिस हो रही हैं, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. तो आरबीसी की डिस्ट्रक्शन और हेमोलिसिस को हम कहते हैं हेमोलिटिक. अगर डिजीज़ है तो डिजीज़, अगर अनीमिया उसकी हेमोलिसिस की वजह से एच बी डिक्रीज़ हो रही है तो हम उसको कहते हैं हेमोलिटिक अनीमिया. चूँकि ये हेमोलिटिक अनीमिया न्यूबॉर्न की है इसलिए हम इसको कहते हैं हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न. लेकिन ये हेमोलिसिस, रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन क्यों होती है हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न में? तो इसीलिए कि रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन मदर में प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ की वजह से है. इस मदर में एंटीबॉडीज़ क्यों प्रोड्यूस होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं. तो हम कहते हैं कि हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न वो डिजीज़ है जिसमें मदर की एंटीबॉडीज़ जो कि प्लेसेंटा क्रॉस कर लेती है उसकी वजह से न्यूबॉर्न के रेड सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है. इस डिजीज़ को हम कहते हैं हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न. और इन एंटीबॉडीज़ को जो कि मदर में प्रोड्यूस होते हैं और पेरो प्लेसेंटा क्रॉस करके बेबीज़ में रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन काज करते हैं, इन एंटीबॉडीज़ को हम कहते हैं एलो एंटीबॉडीज़. और ये एंटीबॉडीज़ बच्चे के रेड सेल्स पे मौजूद जो एंटीजन है उसके साथ कंबाइन हो उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उनकी हेमोलिसिस काज कर लेते हैं. तो इसको हम कहते हैं हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न. हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी कहते हैं. इसीलिए कि जब रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाती है तो नए रेड ब्लड सेल्स न्यूबॉर्न की बेबी प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बॉडी को रेड ब्लड सेल्स की ज़रूरत होती है. क्योंकि वहाँ पर डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है और यहाँ पर प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाती है और नीड ज़्यादा होती है. इसीलिए बेबी के बोन मैरो पेरिफेरल सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा एनआरबीसीज प्रोड्यूस करना या भेजना शुरू कर देते हैं. तो पेरिफेरल स्मेयर में अगर हम ये देखें, ये इसको हम कहते हैं एनआरबीसी. ये एनआरबीसी है. तो इन एनआरबीसीज की कंसंट्रेशन पेरिफेरल सर्कुलेशन में ज़्यादा होती हैं. इन एनआरबीसी आर न्यूक्लिएटेड आरबीसी को हम एरिथ्रोब्लास्ट भी कहते हैं. और ये फोर्थ स्टेज ऑफ एरिथ्रोपोइसिस की फोर्थ स्टेज है आरबीसी की प्रिकर्सर की. तो चूंकि ये एरिथ्रोब्लास्ट हैं और ये एरिथ्रोब्लास्ट पेरिफेरल सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी इस डिजीज़ को कहते हैं. यानी हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न इज आल्सो नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. एंड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इज दैट कंडीशन इन विच देयर इज इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ nucleated RBC in the peripheral smear. So this condition is known as erythroblastosis fetalis. Hemolytic disease of newborn is also known as hydrophytalis because in this disorder there is generalized edema. So generalized edema is present in these babies, therefore this disorder is also known as hydrophytalis. Now, types of hemolytic disease of newborn. So there are two types of hemolytic disease of newborn: acute hemolytic disease of newborn and other blood group hemolytic disease of newborn. यानी हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न जो कि एबियो
ब्लड ग्रुप की वजह से होती हैं। और दूसरे ब्लड ग्रुप जैसे RH ब्लड ग्रुप है, KL ब्लड ग्रुप है, KT ब्लड ग्रुप है, इसकी वजह से भी हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न होती है। लेकिन इनमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट डेंजरस कंडीशन RH ब्लड ग्रुप हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न है, फिर इसके बाद KL ब्लड ग्रुप हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न है। तो सबसे पहले हम RH हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न पढ़ते हैं। तो RH हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न में जो मदर का ब्लड ग्रुप होता है वो है RH नेगेटिव, जबकि फादर का ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव, अगर बेबी का ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव। अगर ये कंडीशन है तो फिर हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न जो कि RH ब्लड ग्रुप की वजह से है हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न होगी। अगर मदर RH पॉजिटिव है, फादर RH नेगेटिव है, तो फिर हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न नहीं हो सकती। या अगर मदर भी RH पॉजिटिव है, फादर भी RH पॉजिटिव है, तो फिर हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न नहीं हो सकती। इसी तरतीब से अगर मदर RH नेगेटिव है, फादर RH पॉजिटिव है और बेबी RH नेगेटिव है, फिर भी हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न नहीं हो सकती। एक और कंडीशन कि मदर RH नेगेटिव है, फादर RH पॉजिटिव है, फर्स्ट बेबी RH पॉजिटिव है, फिर भी हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न नहीं हो सकती। आइए हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ये हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न जो कि RH की वजह से है, ये अगर सेकंड बेबी है और फर्स्ट बेबी भी इसी तरतीब से है, यानी मदर RH नेगेटिव, फादर RH पॉजिटिव, बेबी RH पॉजिटिव, तो फिर सेकंड जो प्रेगनेंसी होगी, सेकंड जो बेबी होगा वो हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न का बॉर्न होगा। अगर मदर RH नेगेटिव है और बेबी RH पॉजिटिव है और सेकंड प्रेगनेंसी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ये RH पॉजिटिव रेड सेल्स जो कि बेबी के हैं, ये मदर के सर्कुलेशन में एंटर हो जाती हैं, कुछ मिक्सिंग हो जाती हैं ड्यूरिंग डिलीवरी या हेमरेज की वजह से, किसी भी कंडीशन की वजह से ये RH पॉजिटिव ब्लड मदर के सर्कुलेशन में एंटर हो गई और मदर की सर्कुलेशन है RH नेगेटिव। तो ये इस RH पॉजिटिव के खिलाफ जो मदर की सर्कुलेशन है या मदर की बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज़ एंटी-RH एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं मदर। एंटी-RH एंटीबॉडीज़, ये एंटी-RH एंटीबॉडीज़ IgG टाइप की होती हैं और IgG एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती हैं, इसीलिए ये RH पॉजिटिव प्लेसेंटा के थ्रू फिर बेबी के सर्कुलेशन में एंटर हो जाती हैं। जब बेबी के सर्कुलेशन में ये RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज़ एंटर हो जाती हैं तो रेड सेल के सरफेस पे मौजूद RH पॉजिटिव एंटीजन है। तो चूँकि RH एंटीजन उस पे मौजूद हैं और एंटीबॉडीज़ हैं एंटी-RH एंटीबॉडीज़, तो ये एंटी-RH एंटीबॉडीज़ RH एंटीजन के साथ कंबाइन होकर कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। जब कम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं तो जो न्यूबॉर्न है उसके रेड सेल्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न होती हैं। अब जब कम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो ये कम्प्लीमेंट सिस्टम RBCs को डिस्ट्रॉय करते हैं। RBCs जब डिस्ट्रॉय होंगे तो हेमोग्लोबिन रिलीज होगा, जो कि आगे हम डिस्कस करते हैं। और हमें पता है कि हेमोग्लोबिन से बिलिरुबिन भी बनता है। तो ये अगेन वही कंडीशन है कि ये बेबी हैं जो कि RH पॉजिटिव है, मदर की एंटीबॉडीज़ जो कि एंटी-RH एंटीबॉडीज़ हैं वो बेबी के सर्कुलेशन में एंटर हो जाती हैं और ये एंटीबॉडीज़ इस रेड सेल्स के साथ अटैच हो जाती हैं। ये एंटीबॉडीज़ पे स्प्लीन से गुजरती हैं, तो स्प्लीन में मौजूद जो मैक्रोफेजेस हैं ये इन RBCs को एनगल्फ करते हैं, क्योंकि इन एंटीबॉडीज़ को हम अपसोनिन एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं। तो डिस्ट्रक्शन दो तरीक़ों से होती है, नंबर 1 थ्रू अपसोनाइजेशन, नंबर 2 कम्प्लीमेंट सिस्टम के थ्रू। तो स्प्लीन से जब ये गुजरती हैं तो स्प्लीन में मौजूद मैक्रोफेजेस इनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं और वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन निकल आता है। हेमोग्लोबिन के दो पार्ट्स हैं, एक को हम कहते हैं हीम और दूसरे को हम कहते हैं ग्लोबिन। तो हीम
से फिर बनता है बिलिरुबिन, और इस बिलिरुबिन को हम कहते हैं इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। एक होता है डायरेक्ट बिलिरुबिन और एक होता है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जब ये लिवर में मौजूद जो ग्लूकुरोनिक एसिड है उसके साथ अभी कंबाइन नहीं हुआ तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। तो चूंकि बेबी अभी इंट्रायूट्राइन लाइफ में है तो इसीलिए उसका जो लिवर है वो मैच्योर नहीं है और वो इस बिलिरुबिन को डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकती, इसीलिए ये प्लेसेंटा के थ्रू मदर के सर्कुलेशन में एंटर होता है और मैटरनल जो लिवर है इस बिलिरुबिन को डिटॉक्सिफाई करता है। इसलिए इंट्रायूट्राइन लाइफ में इस बेबी को इतना नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि मोस्टली जो डेंजरस चीज़ें वो है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन और वो डिटॉक्सिफाई होता है मैटरनल के लिवर के ज़रिए। मैटरनल के लिवर के ज़रिए इसको कन्वर्ट किया जाता है डायरेक्ट बिलिरुबिन में, जो कि मदर के जो सर्कुलेशन है इसको एक्सक्रीट आउट करती है थ्रू यूरिन। लेकिन जो ही बेबी डिलीवर हो जाता है तो आफ्टर डिलीवरी ये इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बेबी के लिवर जो है इसको डिटॉक्सिफाई करना शुरू कर देता है। लेकिन बेबी का लिवर चूँकि इमेच्योर होता है और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, इसलिए ये डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकती। तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बेबी के सर्कुलेशन में इंक्रीज़ हो जाता है। जब बेबी के सर्कुलेशन में इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इंक्रीज़ हो जाता है तो वो कंडीशन जिसमें बिलिरुबिन की कंसनट्रेशन चाहे डायरेक्ट बिलिरुबिन हो या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन हो इसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, इसको हम कहते हैं जॉइंटिस। तो जॉइंटिस के 3 मेनली साइन एंड सिम्टम्स हैं। नंबर 1 येलो कलरेशन, नंबर 2 येलो कलरेशन ऑफ द स्टूल, नंबर 3 येलो कलरेशन ऑफ द यूरिन। तो इन तीनों चीज़ों को हम कहते हैं जॉइंटिस। ये इनडायरेक्ट बिलिरुबिन पूरे बॉडी को, जिसमें आंखें, जिसमें स्किन, इसको येलो कर देती हैं। ये इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ये टॉक्सिक भी है। इसकी एक और प्रॉपर्टी ये है कि ये लिपिड सॉल्युबल है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, जबकि वाटर इनसॉल्युबल है, इसलिए इसकी एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू नहीं हो पाती। अगर डायरेक्ट बिलिरुबिन है तो डायरेक्ट बिलिरुबिन वाटर सॉल्युबल है और वो यूरिन के थ्रू मदर की जो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है मदर थ्रू मदर सर्कुलेशन। चूँकि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन वाटर इनसॉल्युबल है तो ये एक्सक्रीट नहीं होता, बल्कि ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है लिपिड में। तो इसलिए आंखों में और स्किन में ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरबिलिरुबिनेमिया, जिसमें इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ बिलिरुबिन इन ब्लड। तो कभी कभार इस बिलिरुबिन इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो ये ब्रेन में भी डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। अगर इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो फिर हम इसको कहते हैं कर्निक्टरस। कर्निक्टरस वो कंडीशन है जिसमें बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये ब्रेन में डिपॉजिट हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कर्निक्टरस, और फिर बेबी के जो सर्वाइवल के चांसेस है वो कम होते हैं। तो अगेन हम दोबारा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि बेबी RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है। मदर के फर्स्ट प्रेगनेंसी में RH पॉजिटिव जो ब्लड है वो एंटर हो चुका था और उसने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की थी मदर के बॉडी ने। ये एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और बेबी के जो रेड सेल्स है उसके सरफेस पे अटैच हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं सेंसिटाइजेशन। ये सेंसिटाइज RBC स्प्लीन से गुजरते हैं तो वहाँ पर मौजूद मैक्रोफेज इनको डिस्ट्रॉय करते हैं और जिससे हेमोग्लोबिन निकल आता है। इस हेमोग्लोबिन को फिर जो मदर की लिवर है उसको डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई करने के बाद ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। इस बिलिरुबिन हेमोग्लोबिन से जो है बिलिरुबिन निकलता है इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, यानी ये अभी ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ कंबाइन नहीं हुआ, इसलिए हम इसको कहते हैं इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, और ये वाटर इनसॉल्युबल है। मदर की जो लिवर है इसको डायरेक्ट बिलिरुबिन में कन्वर्ट करती हैं और डायरेक्ट बिलिरुबिन वाटर सॉल्युबल है, इसलिए ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। जबकि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो चूंकि प्लेसेंटा और ये चीज़ रिमूव हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ बेबी का जो लिवर है इज़ रिस्पॉन्सिबल टू डिटॉक्सिफाई दिस इनडायरेक्ट बिलिरुबिन।
एंड दिस बेबी लिवर सेल इज इमेच्योर, इसीलिए ये पूरे के पूरे बिलिरुबिन को कन्वर्ट नहीं कर सकती डायरेक्ट बिलिरुबिन में, इसलिए इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और इसको हम कहते हैं हाइपर बिलिरुबिनीमिया, और ये जॉइंडिस है इसको हम कहते हैं। ये जॉइंडिस जब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है बिलिरुबिन की मोर देन 20 से, तो इसको फिर हम कहते हैं कर्निक्ट्रिस, और कर्निक्ट्रिस वो कंडीशन है जिसमें बिलिरुबिन ब्रेन में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं कर्निक्ट्रिस। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस क्या होगी, वेरियस ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस माइल्ड से सिवियर हो सकती है, डिपेंड करता है किस चीज़ पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि मदर में एंटीबॉडीज़ कितने प्रोड्यूस हुए हैं और कितने रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं बेबी में। तो अगर ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुए हैं मदर में तो आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगी, इसलिए सिवियर अनीमिया होगा और हाइड्रोफेटिलिस सिवियर होगा। इसी तरह एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोइसिस ड्यू टू अनीमिया रिजल्ट इन हेपेटोस्प्लीनोमेगेली। चूँकि एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोइसिस भी होती हैं बेबी में, नॉर्मली भी जब इंट्रायूट्राइन लाइफ में होता है तो वहाँ पर हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस होता है, लेकिन चूंकि अनीमिया है और इंक्रीज डिस्ट्रक्शन हो रही है तो इसीलिए एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोइसिस ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से हेपेटोस्प्लीनोमेगेली हो जाती है। इसी तरह पोस्टनेटल प्रॉब्लम में पेलर ड्यू टू अनीमिया, एडीमा, हाइड्रोफ्स ड्यू टू लो सीरम एल्ब्यूमिन, क्योंकि एल्ब्यूमिन भी फिर किडनी के थ्रू लॉस होना शुरू हो जाती है, इसलिए एल्ब्यूमिन की डिफिशिएंसी आ जाती है, और जब एल्ब्यूमिन की डिफिशिएंसी आ जाती है ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से एडीमा हो जाता है। कोगुलोपैथीज में प्लेटेट काउंट डिक्रीज होते हैं और क्लॉटिंग फैक्टर डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग के चांसेस फिर ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, और प्लेटेट की वजह से भी चूँकि प्लेटेट कम होंगे हेमोरेजेस ज़्यादा होंगे तो क्लॉटिंग फैक्टर कंज्यूम होंगे, जिसकी वजह से कोगुलोपैथी हो सकती है। जॉइंडिस और फिर कर्निक्ट्रिस हमने पहले भी कहा कि हाइपर बिलिरुबिनीमिया की वजह से फिर कर्निक्ट्रिस एक कंडीशन है जो कि हो सकती है। एंड व्हाट इज कर्निक्ट्रिस? कर्निक्ट्रिस वो कंडीशन है जिसमें बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन अगर 20 मिलीग्राम पर डीएल से सीरम में या प्लाज्मा में ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये ब्रेन में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर येलो कलरेशन है, और ये क्यों है? ये इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की वजह से, कि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ब्रेन में डिपॉजिट हो चुका है, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो जाते हैं, और ब्रेन डैमेज हो गया तो बेबी के सर्वाइवल के चांसेस फिर कम होते हैं। डिवॉर्टिव फंडिंग्स क्या होंगी? सीबीसी में अगर हम देखें तो सीबीसी में टीएलसी नॉर्मल, हेमोग्लोबिन डिक्रीज होगा, एमसीएच, एमसीएचसी और एमसीवी ये नॉर्मल या इंक्रीज होंगे। इंक्रीज क्यों होंगे? इंक्रीज एमसीएच, एमसीवी स्पेशली इंक्रीज इस वजह से होगी कि यहाँ पर रेटिकुलोसाइटोसिस है जो कि 6 to 40% से ज़्यादा होते हैं या 40% तक होते हैं, इवन कभी कभार ये 60%, 65%, 70% तक चले जाते हैं। तो चूंकि रेटिकुलोसाइट काउंट नॉर्मल आरबीसी से ज़्यादा होते हैं साइज़ में, तो इसीलिए ये एमसीवी को इंक्रीज़ कर देती हैं। स्मेयर में अगर हम देखें तो पोलीक्रोमेजिया वो कंडीशन है कि जब हम स्लाइड को स्टेन करते हैं तो उसमें कुछ सेल्स, जैसे ये सेल, ये बेसिकली रेटिकुलोसाइट ही हैं। अगर इसको हम रोमनोवस्की स्टेन से स्टेन करें तो फिर इन सेल्स को हम कहते हैं पोलीक्रोमेजिया। तो पोलीक्रोमेजिया होगा अनाइसोसाइटोसिस वेरिएशन इन साइज, जैसे ये आरबीसी, एस आरबीसी इनके साइज़ में फ़र्क है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं अनाइसोसाइटोसिस। और इंक्रीज न्यूक्लिएटेड आरबीसीज यानी एनआरबीसीज, जैसे ये एनआरबीसी, ये एनआरबीसी, ये लिम्फोसाइट है, इसी तरह ये एनआरबीसी, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम इसको कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। स्पिरोसाइट्स इनमें नहीं होते, लेकिन कुछ ना कुछ स्पिरोसाइट्स फिर आ जाते हैं पेरिफेरल सर्कुलेशन में, लेकिन मोस्टली स्पिरोसाइट मौजूद नहीं होते। ब्लड बैंक में हम क्या टेस्ट परफॉर्म करते हैं? मदर के लिए हम आर्च परफॉर्म करते हैं ब्लड ग्रुपिंग, तो मदर का ब्लड ग्रुप आर्च नेगेटिव होता है, फादर का आर्च पॉजिटिव होता है, जबकि बेबी का ब्लड ग्रुप भी आर्च पॉजिटिव होता है। ये चीज़ डायरेक्ट
कूम टेस्ट दो किस्म के हैं, एक को हम कहते हैं डायरेक्ट कूम टेस्ट और एक को हम कहते हैं इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। तो डायरेक्ट कूम टेस्ट जो बेबी का होता है वो पॉजिटिव होता है, मींस कि जो आरबीसी जिन पे ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ अटैच हैं और उस पर जब हम कूम रिएजेंट डालते हैं तो कूम रिएजेंट पॉजिटिव आ जाते हैं, जो कि इंडिकेशन है कि ये बेबी हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न का है। बायोकेमिकल टेस्ट में हाइपरबिलिरुबिनीमिया, हाइपोअल्ब्यूमिनिया, एलडीएच इंक्रीज होता है क्योंकि हेमोलिसिस होती है, इसलिए एलडीएच इन पेशेंट्स में इंक्रीज होता है, और हेप्टोग्लोबुलिन डिक्रीज होता है। हेप्टोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि हेमोग्लोबिन को कैरी करता है। अब RH को हम कैसे प्रिवेंट करते हैं, तो इसकी प्रिवेंशन के लिए एक एंटीबॉडीज़ है जिसको हम कहते हैं रोगेम। ये रोगेम बेसिकली एंटी-डी एंटीबॉडीज़ हैं कि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है और फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो मदर है वो RH नेगेटिव है, बेबी RH पॉजिटिव है, तो उनको फिर रोगेम दिया जाता है मदर को। 72 आवर के अंदर अंदर रोगेम जो कि RH इम्यूनोग्लोबुलेंस हैं ये दिए जाते हैं। ये RH इम्यूनोग्लोबुलेंस उन आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करते हैं जो कि बेबी के आरबीसीज होते हैं, यानी RH पॉजिटिव आरबीसीज होते हैं। तो ये एंटी इम्यूनोग्लोबुलेंस वहाँ पर जाके मदर के सर्कुलेशन में जाके उन आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसलिए ये आरबीसीज मदर के इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज पर नहीं करती। जब वो नहीं करती तो एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन नहीं होती। जब एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन नहीं होती तो फिर जो सेकंड प्रेगनेंसी होती है वो भी अगर RH पॉजिटिव भी है तो बेबी को कोई नुकसान नहीं होता। अब कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं कि कितना रोगेम दिया जाता है, तो उसके लिए एक टेस्ट आता है जिसको हम कहते हैं क्लेहॉर टेस्ट। और ये क्लेहॉर टेस्ट इसके ज़रिए हम ये देखते हैं कि कितना रोगेम इन मदर को रिक्वायर्ड है। ये है क्लेहॉर टेस्ट। क्लेहॉर टेस्ट ये बेसिकली एसिड एल्यूशन टेक्निक पे डिपेंड करते हैं। इसका जो प्रिंसिपल है, इसमें एक रिएजेंट यूज़ को होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फंक्शन क्या करता है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये मैटरनल के जो रेड सेल्स होते हैं जिसमें मौजूद है हेमोग्लोबिन ए यानी एडल्ट हेमोग्लोबिन, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो एडल्ट हेमोग्लोबिन है यानी हेमोग्लोबिन ए उसको डीनेचर कर देते हैं। जब एडल्ट हेमोग्लोबिन डीनेचर होंगे यानी मदर के आरबीसीज डिस्ट्रॉय होंगे, जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो जितने भी हेमोग्लोबिन ए होते हैं वो रिमूव हो जाता है। तो इसलिए वो सेल्स जो कि मदर के सेल्स होते हैं वो खाली नज़र आते हैं, जिसको हम कहते हैं गोस्ट सेल। यानी जब हम एक स्लाइड बना देते हैं और इस स्लाइड पे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं, वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वो उन आरबीसीज को जो कि मदर के आरबीसीज होते हैं उनमें मौजूद हेमोग्लोबिन ए को ख़त्म कर देते हैं, इसको डीनेचर कर देते हैं। जब हेमोग्लोबिन ए डीनेचर होगा तो जितने भी सेल्स हेमोग्लोबिन ए के होंगे वो सारे के सारे ऐसे नज़र आएंगे जैसे गोस्ट सेल मैंने, यानी सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही नज़र आएगा। जबकि फीटल के जो आरबीसीज होंगे जिसमें हेमोग्लोबिन एफ होता है, हेमोग्लोबिन एफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से डीनेचर नहीं होते। जब वो डीनेचर नहीं होते तो इसलिए वो गोस्ट सेल नज़र नहीं आते बल्कि इंटेक्ट आरबीसी ही नज़र आते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम उस स्लाइड को लो पावर फील्ड पे माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं और उसमें कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? फीटल रेड सेल्स को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमें 40 लेंस पे 80 फीटल रेड ब्लड सेल्स नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि 4 ml फीटो मैटरनल हेमरेजेस हुई हैं। दोबारा जब हम एक स्लाइड बनाते हैं, पेरिफेरल स्मीयर बना देते हैं और उस पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं तो जितने भी मैटरनल सेल्स होंगे वो गोस्ट सेल नज़र आएंगे, जबकि फीटल जो सेल्स होंगे वो गोस्ट सेल नज़र नहीं आते। फिर हम 40 जो लो पावर फील्ड है माइक्रोस्कोप के उसमें हम फिर कैलकुलेट करते हैं और काउंट करते हैं 80 फीटल रेड ब्लड सेल्स अगर हमें 40 लो पावर फील्ड पे नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 ml फीटो मैटरनल हेमरेजेस हुई हैं। तो 1 ml ब्लड के लिए 10 माइक्रोग्राम रोगेम दिया जाता है, एंटी-डी दी जाती है। तो अगर 300 माइक्रोग्राम एंटी-डी विल बी सफिशिएंट फॉर 30 ml ऑफ फीटल मैटरनल हेमरेजेस, यानी अगर 30 ml
फीटो मैटरनल हेमरेजिस हुई है तो उस मदर को फिर 300 माइक्रोग्राम रोगेम लगेगा। चूँकि 1 ml के लिए 10 माइक्रोग्राम है, तो अगर 30 ml फीटो मैटरनल हेमरेजिस हुई है तो फिर 300 माइक्रोग्राम रोगेम दिया जाएगा उस मदर को। तो सेकंड प्रेगनेंसी जो होगी अगर वो RH पॉजिटिव बेबी की ही हो तो फिर हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न नहीं होगी। अब एबीओ हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। एबीओ हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न ये वो कंडीशन है जो कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी हो सकती है। तो क्या होगा कि इस हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न में मदर अगर ओ ग्रुप की है और बेबी ए ब्लड ग्रुप या बी ब्लड ग्रुप की है तो फिर हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न ड्यू टू एबीओ होगी। मदर अगर ओ ब्लड ग्रुप की है तो इसमें जो मौजूद एंटीबॉडीज़ है वो एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज़ हैं, और एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडीज़ मोस्टली हमने कहा था कि ये आईजीजी टाइप की हैं और आईजीजी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं। इसलिए अगर ये एंटी ए या एंटी बी ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज़ हैं मदर और जो बेबी है वो है ए ब्लड ग्रुप का या बी ब्लड ग्रुप का या ए बी ब्लड ग्रुप की, तो ये एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा को क्रॉस करके वहाँ पर मौजूद जो रेड ब्लड सेल्स होंगे उसके साथ कंबाइन होकर उस रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न होगी। तो जो बेबी होगा या होगी वो बेबी उसके रेड सेल डिस्ट्रॉय होंगे। जब रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय होंगे तो उससे हेमोग्लोबिन निकलेगा और ये हेमोग्लोबिन फिर फर्दर कन्वर्ट होगा किस चीज़ में, ये कन्वर्ट होगा बिलिरुबिन में। तो बिलिरुबिन जब ज़्यादा आरबीसी डिस्ट्रॉय होंगे तो ज़्यादा बिलिरुबिन निकलेगा, जब ज़्यादा बिलिरुबिन निकलेगा तो येलो कलरेशन ज़्यादा होगी। लेकिन एबीओ हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न ज़्यादा डेंजरस नहीं है। तो एबीओ हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न के साइन एंड सिम्टम्स वैसे ही होंगे जैसे RH हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न के हैं, लेकिन हमने कहा कि एबीओ हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न इज़ नॉट अ वेरी सीरियस कंडीशन, इसलिए कि चूँकि बेबी में ए और बी एंटीजेंस जो कि फीटल के रेड ब्लड सेल्स पे होते हैं वो रिलेटिवली वीक होते हैं बेबीज़ में एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। दूसरा कि ए ब्लड ग्रुप जो एबीओ ब्लड ग्रुप है उसके रेड ब्लड उसके एंटीजेंस दूसरे सेल्स पे भी मौजूद होते हैं, जैसे एंडोथेलियल सेल्स, प्लेटलेट हो गए, इसी तरह और भी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं उन पे मौजूद होते हैं। तो अगर मदर के एंटीबॉडीज़ क्रॉस भी कर जाएं तो ये एंटीबॉडीज़ दूसरे सेल्स के साथ कंबाइन होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स, प्लेटलेट सेल्स, तो इसलिए वो ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स को डैमेज नहीं करते। एक और भी चीज़ कि डाइल्यूशन फैक्टर की वजह से भी हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न ड्यू टू एबीओ वो इतना डेंजरस नहीं है कि डाइल्यूट हो जाते हैं ये एंटीबॉडीज़। एनीमिया इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स माइल्ड, ठीक है। एबीओ हेमोलिटिक डिजीज में बी सीन इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी, जैसे हमने कहा कि इसके लिए ज़रूरी नहीं कि सेकंड प्रेगनेंसी हो या थर्ड प्रेगनेंसी हो, फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी हो सकती है। लेकिन RH जो हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न है वो मोस्टली और लाजमन सेकंड प्रेगनेंसी में ही होती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं होती। फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी हो सकती है, लेकिन अगर मदर ऑलरेडी इम्यूनाइज हो चुकी हो, फॉर एग्जांपल कभी उसको ब्लड की ज़रूरत पेश आई हो और उसको RH पॉजिटिव ब्लड दिया गया हो तो फिर फर्स्ट प्रेगनेंसी में हो सकती है, अदरवाइज फर्स्ट प्रेगनेंसी में RH हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न नहीं हो सकती। तो समरी, हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न occurs when IgG antibodies produced by the mother against the corresponding antigen which is absent in her cross the placenta and destroy red blood cells of the fetus. Proper early management of RH hemolytic disease of newborn saves lives of the child in future pregnancies, जैसे हमने रोगेम की बात की। एबीओ हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न is usually a mild disorder. Other blood group antigens can also cause hemolytic disease of newborn like KIL blood group, like KIT blood group, Duffy blood group, तो ये भी हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न काज कर सकते हैं।